नमस्कार। आज हम पढ़ना और समीक्षा करना पुस्तक का दूसरा चैप्टर तर्क को पढ़ेंगे। तर्क तर्क देना अर्थ एवं परिभाषा। तर्क देना अर्थ एवं परिभाषा। चिंतन एक अव्यक्त समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। तर्क भी अव्यक्त क्रिया है जिसमें समस्या समाधान संबंध निहित रहता है। अतः इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना ठीक है। परंतु तर्क को चिंतन का उच्चतम रूप कहा जाता है। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सुगठित बुद्धि की आवश्यकता होती है। कुछ विख्यात विद्वानों द्वारा दी गई तर्क निम्नलिखित परिभाषाएं तर्क की प्रकृति और उसके अर्थ पर प्रकाश डालती हैं। जैसे पहली हेडिंग है गेट। मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। दूसरा गेट्स। तर्क एक ऐसी संज्ञा है जो उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण तथा चयनित चिंतन के लिए प्रयुक्त होती है। तीसरी हेडिंग वुडवर्थ। तर्क में तथ्यों अथवा सिद्धांतों के रूप में प्राप्त सामग्री जो पुनः स्मरण या वर्तमान निरीक्षण अथवा इन दोनों के द्वारा प्राप्त होती है को परस्पर मिलाया जाता है और फिर उसका निरीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकाला जाता है। चौथी हेडिंग है स्क्रीनर। तर्क शब्द का प्रयोग कारण तथा प्रभाव के संबंधों की मानसिक पहचान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी देखे हुए कारण के आधार पर किसी घटने की भविष्यवाणी भी हो सकती है या किसी घटित घटना के कारण को भी बता सकती है। पांचवी हेडिंग है मन। तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को इकट्ठा करने का प्रयास है जिसको पिछले समाधानों की पुनरावृत्ति मात्र से हल नहीं किया जा सकता। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से तर्क की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, तर्क में कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य निहित होता है। दूसरा, हम उस समय तर्क का सहारा लेते हैं जब हम पूर्व निश्चित व्यवहार द्वारा किसी समस्या को हल नहीं कर सकते। तीसरा, तर्क में व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। हम अपने पूर्व अनुभवों तथा पूर्व ज्ञान का विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के प्रकाश में हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिद्धांतों, नए नियमों तथा नई शैलियों को ढूंढ निकालते हैं। चौथा, तर्क से हम किसी घटना के कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं या क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में हम कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित करने में अपनी तर्क योग्यता का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसमें भी हम अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार तर्क से एक अदृश्य लाभ है कि यह हमें ऐसे निष्कर्ष निकालने में सहायता देता है जो भावी समस्याओं के साथ संबंधित होते हैं। चिंतन के समान तर्क भी एक उच्च प्रतीकात्मक क्रिया है। विभिन्न प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करने की योग्यता का विकास तर्क में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। छठा, तर्क सावधानीपूर्ण
विधिवत एवं संगठित चिंतन है। इसमें कुछ निश्चित चरणों का अनुसरण किया जाता है जो इस प्रकार हैं। पहला, कठिनाई का अनुभव या समस्या के प्रति चेतना। दूसरा, समस्या को समझना तथा निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना। तीसरा, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सभी संभव साधनों की मानसिक खोज करना। चौथा है, इन साधनों में से अत्यंत उचित साधन चुनना। पांचवा है, सिद्धांतिक समाधान की प्रामाणिकता का परीक्षण करना। इसी चैप्टर में एक और हेडिंग है, जो बड़ी हेडिंग है, वो है तर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तर्क को तो दो व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है, आगमन तर्क तथा निर्गमन तर्क। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पहला, आगमन तर्क। इस प्रकार के तर्क में हम विशिष्ट तथ्यों से सामान्य निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। प्रयोगात्मकता एवं निश्चित निरीक्षण इस तर्क का आधार है। तथ्यों के आधार पर हम सार्वभौमिक संबंध या सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित तर्क आगमन तर्क हैं। राम नासवान है, करीम नासवान है, मोहन नासवान है, वुडवर्ड नासवान है, इसलिए सभी मनुष्य नासवान हैं। इस प्रकार आगमन तर्क में बहुत से दिष्ट तथ्यों के आधार पर सार्वभौमिक तथ्य निकाले जाते हैं। निगमन तर्क में पहले हम पूर्व स्थापित सामान्यीकृत तथ्यों को मानकर चलते हैं और फिर उन्हें विशिष्ट बातों पर लागू करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में, सभी मनुष्य नासवान हैं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, इसलिए मैं भी नासवान हूँ। इस प्रकार निगमांतक तर्क में हम सार्वभौमिक तथ्यों या सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। इसी चैप्टर में तीसरी बड़ी हेडिंग है तर्क का प्रशिक्षण। व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजित करने के लिए तर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें केवल ज्ञानात्मक क्रियाओं का ही निर्णय नहीं होता, परंतु तर्क योग्यता के उचित या अनुचित विकास से व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व प्रभावी होता है। इसलिए बच्चों की तर्क शक्ति विकसित करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तर्क एक विशेष प्रकार का चिंतन है। ये किसी के चिंतन के प्रशिक्षण के लिए जो कुछ पहले कहा जा चुका है वह तर्क के प्रशिक्षण पर भी लागू होता है, अतः उसको दोहराना ठीक नहीं। ठीक चिंतन की उचित आदतों के निर्माण में तर्क योग्यता का भी निश्चय रूप से विकास होता है। फिर भी इस संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखित हैं, जिनमें पहली बात यह है कि सशक्त अभिप्रेरक तथा दृढ़ संकल्प से युक्त बुद्धि एवं परिश्रमशीलता तर्क प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है। अतः तर्क योग्यता के विकास में हमें इन तत्वों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, उचित तर्क के लिए आवश्यक है कि प्रस्तुत समस्या में हमारी अंतर्दृष्टि हो। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभवों का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को समृद्ध करने तथा अपने ज्ञान को विस्तृत करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। तीसरा है, प्रारंभ में विद्यार्थी को तर्क प्रक्रिया के आगमन
विधि के प्रयोग की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि उनमें स्वतंत्रता पूर्वक तर्क करने की योग्यता का विकास हो। बाद में उनको निगमनात्मक विधि के प्रयोग का भी प्रशिक्षण देना चाहिए, परंतु उन्हें पूर्व स्थापित विकल्पों का अंधाधुंध अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता से उनका प्रयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट तर्क विधिवत एवं संगठित चिंतन है, जिसमें कई चरणों का विधिवत अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थियों को इन चरणों का पूर्ण ज्ञान दिया जाना चाहिए। उन्हें तर्क की ओर विधिवत बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। पांचवा पॉइंट तर्क शास्त्र सही सोचने चिंतन करने का विषय है। इससे अपने चिंतन की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए कुछ नियम का ज्ञान होना चाहिए, अतः बच्चों को इस बात का भी पर्याप्त ज्ञान कराया जाना चाहिए। तीसरा चैप्टर समस्या समाधान, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए। समस्या समाधान अर्थ एवं प्रकृति। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने कई आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। उन्हीं आवश्यकताओं पर आधारित कई लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई बाधाओं को अनुभव करता है और परिणाम स्वरूप उसे कई समस्याओं का सामना करना होता है, और उन समस्याओं के समाधान के लिए उसे उन विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इन उद्देश्य के लिए ये चिंतन करता है और विधिवत तरीके से उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है। समस्या समाधान संबंधी यह व्यवहार व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। समस्या समाधान की प्रकृति तथा अर्थ को निम्नलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट किया गया है। पहली, वुडवर्थ एंड मार्कवेसन, ये नेम है वुडवर्ड एंड मार्कवेसन। ये हेडिंग भी है, एक नेम भी है। शुरू करते हैं। समस्या समाधान संबंधी व्यवहार तभी घटित होता है जब किसी ऐसी नई या कठिन स्थिति का सामना हो जिसमें लगभग इस प्रकार की स्थिति से प्राप्त पूर्व अनुभूतियों पर आधारित धारणाओं को पुराने तरीके में लागू करने से समस्या का समाधान ना हो सके। इसमें दूसरी हेडिंग है स्कीनर। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन कठिनाइयों को दूर करती है जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बनती प्रतीत होती हैं। यह बाधाओं के बावजूद समायोजन कर सकने की प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषाओं का अगर उचित रूप से विश्लेषण किया जाए तो समस्या समाधान की अर्थ ये प्रकृति से संबंधित बातों का पता लगता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्या समाधान व्यवहार की ओर तभी अग्रसर होता है जब वह लक्ष्य की प्राप्ति को बहुत अधिक आवश्यक और प्रयोजनपूर्ण मानकर चले। दूसरा, उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई वास्तविक बाधा आए और इस बाधा को उसे पहले से ही ज्ञात विधियों अभ्यास में आ रही बातों या प्रयास का भूल विधि जैसी सब चलित क्रियाओं अथवा महज तुक्केबाजी के आधार पर दूर न किया जा सके। समस्या समाधान के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों
तथा बाधाओं को दूर करने हेतु व्यक्ति को अपनी चिंतन और विचार शक्तियों का प्रयोग करते हुए गहन मानसिक क्रियाओं में से गुजरना होता है तथा इसके लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए नियोजित कदम उठाने पड़ते हैं। समस्या समाधान में मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने हेतु व्यक्ति को अपनी चिंतन और विचार शक्तियों का प्रयोग करते हुए गहन मानसिक क्रियाओं में से गुजरना होता है तथा इसके लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए नियोजित कदम उठाने पड़ते हैं। समस्या समाधान व्यवहार व्यक्ति को समस्या समाधान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने या उससे भली भांति समायोजित होने में इस प्रकार सहायता करती है कि व्यक्ति अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ अपनी आवश्यकताओं या अभिलाषाओं की संतुष्टि कर सके। इसी में आप इन चीज़ों को लिखते हुए पॉइंट बनाते हुए चलें। अब मैं जैसे पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट है कि समस्या समाधान व्यवहार व्यक्ति को अपने सर्वगुण विकास में उचित सहायता करता हुआ उचित संतुष्टि प्रदान कर सुख एवं संतोष की मंजिल तक ले जाता है या उसे समायोजित होने की दिशा में अधिक विवेकशील बनाने का प्रयत्न करता है। व्यक्तिगत कल्याण के अतिरिक्त समस्या समाधान व्यवहार सामाजिक कल्याण और प्रगति की दिशा में भी बहुमूल्य सहयोग देता है। अगर समस्या समाधान व्यवहार के उपरोक्त अर्थों को ग्रहण करके चला जाए तो समस्या समाधान को निम्न रूप में परिभाषित करके अच्छी तरह समझा जा सकता है। समस्या समाधान से तात्पर्य व्यक्ति विशेष द्वारा अपनाई गई उन प्रयोजनपूर्ण तथा गंभीर व्यवहार क्रियाओं से है जिनमें प्रचलित पुराने तरीकों जैसे प्रयास या भूल विधि आदत निर्माण या अनुबंध के स्थान पर नई तर्क सम्मत एवं वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर समस्या समाधान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसी में एक और हेडिंग है समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। वैसे तो समस्या समाधान की कई विधि हैं जिन्हें व्यक्ति समस्या में निहित कठिनाई तथा अपने अनुभव एवं अपनी योग्यता के अनुसार अपनाना चाहता है। सरल समस्याएं पूर्व व्यवहार के द्वारा ही हल कर ली जाती हैं। अधिक कठिन समस्याओं के लिए प्रयत्न एवं भूल विधि को अपनाया जाता है या अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। एक और विधि भी है जिसे मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान में प्रयोग करता है। इस विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है। समस्या के प्रति चेतना या जागरूकता समस्या समाधान की दिशा में पहला कदम समस्या के प्रति उचित चेतना या जागरूकता का होना है। हमें अगर कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा तो हम उसे दूर करने का प्रयास ही क्यों करेंगे। अतः जो हमारी कठिनाई है या उसके संदर्भ में हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसके प्रति हम पूरी तरह सचेत एवं जागरूक होने चाहिए। जब तक हमें अपनी आवश्यकताओं अथवा अभिलाषाओं की पूर्ति के संदर्भ में किसी बाधा प्रतिरोध या कठिनाई का अनुभव नहीं होगा हम उसे समस्या मानकर हल करने की नहीं सोचेंगे। अतः समस्या के प्रति उचित चेतना एवं जागरूकता समस्या समाधान व्यवहार का मूल चरण या प्रारंभिक कदम माना जाता है। इसी में एक पॉइंट और है कि समस्या को समझना। जिस तरह की कठिनाइयों का अनुभव हो जो बात समस्या के रूप में सामने आए उसकी प्रकृति स्वभाव क्षेत्र आदि के परिप्रेक्ष्य
परिप्रेक्ष्य में उसका सावधानी से गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। जब तक ठीक ढंग से यह मालूम नहीं होगा कि समस्या वास्तव में क्या है, यह किस तरह का समाधान चाहती है, इसके समाधान से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, तब तक समस्या के समाधान हेतु अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए समस्या का गहराई से अध्ययन करके उसे समस्या के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उसे भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए। उसके क्षेत्र एवं सीमाओं का अंकन किया जाना चाहिए तथा उसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कुछ आगे बढ़ते हुए फिर यह सोचा जाना चाहिए कि पहले क्या कभी ऐसी समस्याओं का सामना किया गया है, अगर नहीं तो ये पहले ही समस्याओं से किस रूप में अलग है, आदि आदि। इसी में तीसरा पॉइंट है संबंधित सूचना या आंकड़े एकत्रित। इस सोपान में व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान हेतु जो भी कुछ उपयुक्त सूचनाएं तथा आंकड़े उसे चाहिए, उन्हें सभी संभावित उपलब्धि स्रोतों की सहायता से एकत्रित करने का प्रयास करता है। इस कार्य हेतु कभी वह उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करता है तो कभी अनुभवों एवं विषय विशेषज्ञों से परामर्श एवं राय लेता है। इसके अतिरिक्त उसने अब तक जो कुछ भी अध्ययन किया है, जितना समस्याओं का हल किया है, उसके संदर्भ में अपने स्वयं के प्रयत्नों को भी वह समस्या समाधान हेतु आगे रखता है। इस तरह समस्या समाधान की दिशा में उसे जिस स्रोत एवं समाधान से भी वांछित सूचना, सहायता, परामर्श, संकेत तथा सुझाव मिलते हैं, वह उन्हें एकत्रित करने का प्रयास करता है। चौथा पॉइंट, परिकल्पना या संभव समाधानों को सामने रखना। समस्या के बारे में वह जो भी सार्थक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करता है, उनके और अपने विगत अनुभवों का सहारा लेकर व्यक्ति अब प्रस्तुत समस्या के समाधान हेतु जितने भी रास्ते उसे नजर आते हैं, उन सभी पर विचार करने के लिए उनकी एक सूची बना लेता है। इन संभावित समाधानों को परिकल्पनाएं कहा जाता है। कोई भी परिकल्पना एक प्रकार से समस्या समाधान के लिए किसी एक संभावित हल का प्रतिनिधित्व करती है। समस्या ऐसी भी हल हो सकती है और शायद इसका समाधान ऐसा भी संभव है। इस तरह का विचार मंथन करते हुए उचित सूझबूझ बुद्धि तथा विवेक के आश्रय से ही कोई व्यक्ति संभावित समाधानों की सृष्टि करता है और फिर उनमें से उसे जो सबसे उचित लगता है उसे लेकर समस्या के समाधान की दिशा में पहल करता है। उचित परिकल्पना, समाधान का चयन, ये पॉइंट है, आप इसे लिख लेंगे। उचित परिकल्पना या समाधान का चयन। जितने भी संभावित समाधान पहले सोपान में व्यक्ति द्वारा समस्या हल हेतु सोचे गए थे, उनके बारे में एक एक करके गहराई से विचार किया जाता है। उनके उचित विश्लेषण द्वारा ये अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि प्रस्तुत समस्या तथा उपलब्ध परिस्थितियों के संदर्भ में किस प्रकार समाधान सबसे अच्छा रहेगा। गेटर्स तथा अन्य विद्वानों ने संभावित समाधानों
से किसी एक समाधान का चयन करने के संबंध में निम्न 3 सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला, इस बात का पूर्ण निश्चय किया जाना चाहिए कि समाधान पूर्ण रूप से समस्या की मांगों को संतुष्ट करे। दूसरा, इस बात का भी निश्चय किया जाना चाहिए कि समाधान पूर्व स्थापित तथ्यों तथा सिद्धांतों के अनुकूल हो। तीसरा, उन नकारात्मक उदाहरणों की भी खोज की जानी चाहिए जिनसे निष्कर्ष या चयनित समाधान में संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो। इन 3 चरणों के संदर्भ में हमें समाधानों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करते हुए निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस निष्कर्ष तक पहुंचने में व्यक्ति विशेष को अपनी समस्त शक्तियों, पूर्व अनुभवों तथा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं का ज्ञान का गंभीरता से उपयोग करना चाहिए। संभावित सही हल की खोज आसान बात नहीं, बल्कि काफ़ी सक्रिय गंभीरता एवं सार्थक प्रयासों की इसमें पग पग पर जरूरत पड़ती है। अतः व्यक्ति को बहुत ही समझदारी तथा परिश्रम से उचित समाधान के चयन संबंधित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। छठा, निष्कर्षित या चयनित समाधान की पुष्टि। निष्कर्षित या चयनित समाधान उपयुक्त है या नहीं, इससे समस्या का उचित समाधान किस रूप से निकला है और वह कितना उपयुक्त है, इस बात की ओर अब गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अगर यह समाधान ठीक है तो इसका उपयोग दूसरी इस प्रकार की अन्य समस्याओं में समाधान में आवश्यक सहायता करेगा। यह सोचकर इस समाधान का उपयोग अन्य उसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु किया जाना चाहिए। अगर इसमें सफलता मिलती है तो फिर उस समाधान को आदर्श समाधान मानकर नियम तथा सिद्धांत की संज्ञा देनी चाहिए था आगे की समस्याओं के समाधानों में उसकी हर संभव सहायता देनी चाहिए। इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे की हेडिंग है समस्या समाधान संबंधित व्यूह रचना। समस्याओं का समाधान समस्या की प्रकृति, समस्या हल करने हेतु प्राप्त समाधान सामग्री तथा स्रोत एवं समस्या हल करने वाले व्यक्ति की योग्यता, क्षमता तथा समस्या समाधान संबंधित प्रशिक्षण एवं अभ्यास आदि पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिकों तथा विद्वानों ने अपने अध्ययन और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप ऐसी कुछ विशेष व्यूह रचनाओं एवं युक्तियों के उपयोग की सिफारिश की है जिनकी सहायता से समस्या का हल ढूंढने में सहायता मिल सकती है अथवा उसके हल में समय तथा शक्ति के संदर्भ में बचत हो सकती है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण व्यूह रचनाओं तथा व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। जैसे पहला है एल्गोरिथमस। एल्गोरिथमस समस्या समाधान में प्रयुक्त एक ऐसी व्यूह रचना है जिसमें समस्या का समाधान तलाश करने के लिए तब तक सभी संभावित उत्तरों या हलों को एक एक करके परखा जाता है जब तक कि उसका सही उत्तर या हल ना निकले। एल्गोरिथमस सही अर्थों में और कुछ नहीं बल्कि ऐसे निश्चित नियम अथवा कार्य करने के ऐसे निश्चित ढंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं